हेलो दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो सबसे पहले तो बता दूं कि नवंबर एंड तक हमारा एक बहुत ही बड़ा सॉन्ग जो है रिलीज होने वाला है और उसका शूटिंग जो है अक्टूबर एंड से शुरू होगा। और ये आईवेव प्रोजेक्ट है, इंडिया का अपना पॉप म्यूजिक प्रोजेक्ट। तो इस पे अगर आपको मेरा पार्टनर और इन्वेस्टर बनना है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। एनीवेज, आज की वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो आज का जो वीडियो है ताइवान मीडिया से है और ताइवान की जो एक होस्ट है वो बहुत ही कीन है ये जानने के लिए क्या इंडिया पे वो रिलाई कर सकते हैं, क्या इंडिया पे वो ट्रस्ट कर सकते हैं टू टीम अप एंड फाइट विद चाइना। चाइना को टैकल करने के लिए क्या इंडिया एक रिलायबल पार्टनर बन सकता है। इन लोगों को पता होना चाहिए कि जब आपको किसी देश को पार्टनर बनाना होता है तो सबसे पहले जो होता है उस देश की इज्जत और उस देश की रिस्पेक्ट करना चाहिए। जब आपके लोग उस देश की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आई वोंट से कि सब, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ताइवान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इंडिया के बारे में इग्नोरेंट है और इंडिया के बारे में कुछ भी बोलते हैं। और इंडिया का आज का जो वीडियो है कमेंट सेक्शन में भी आपको क्लियरली पता चलेगा कि कितने इग्नोरेंट है वो इंडिया के बारे में। कमेंट सेक्शन में बहुत सारे चाइनीज़ भी है क्योंकि दोनों का लैंग्वेज जो है चाइनीज़ ही है और ताइवानीज सारे वीडियो में जो है बहुत सारे चाइनीज़ कॉमेंट्स करने आते हैं। तो ये बता पाना मुश्किल है कि किसका जो कॉमेंट है वो चाइनीज़ कॉमेंट है और कौन सा जो कमेंट्स है वो ताइवानीज लोगों के कमेंट्स हैं। लेकिन मैं सारे कमेंट्स जो है आपको पढ़ के सुनाऊंगा वीडियो के एंड में। लेकिन वीडियो जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत लंबा है और बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस है। तो वीडियो देखते हैं और उसके बाद आप बताना कि वीडियो के किस पार्ट से आप सहमत हैं और किस पार्ट से जो आप सहमत नहीं हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मुझे हमेशा से इंटरेस्टिंग और इजी गेम्स खेलने में बहुत मजा आता है और मेल के साथ गेम खेल के आप अच्छे प्राइस और बोनस जीत सकते हैं। साइट पर 24/7 सपोर्ट के साथ बहुत सारे इंटरेस्टिंग गेम्स आपको मिल जाते हैं, लेकिन मैं फास्ट गेम्स को रिकमेंड करूंगा क्योंकि मुझे इसकी सिंप्लिसिटी और विनिंग स्पीड बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे सबसे अच्छा गेम क्रैश लगा है क्योंकि आप 1 मिनट से भी कम टाइम में 10 गुना ज्यादा जीत सकते हैं। मेल प्लेटफॉर्म बहुत सारे एथलीट्स और पॉपुलर लोगों के साथ पार्टनरशिप रखता है। आप भी साइट पर कुछ बेहतरीन गेम खेल सकते हैं और बोनस पा सकते हैं। मेरे प्रोमो कोड के साथ रजिस्टर करने पर आपको 150% बोनस, अप टू 3,15,000 INR और 220 फ्री स्पिन्स तक मिलेगा। तो जाओ और खेलो। आज हम भारत के बारे में बात करने जा रहे हैं। चलिए कुछ इंटरनेशनल मुद्दों पर बात करते हैं। भारत में चुनाव अभी अभी खत्म हुए हैं। दरअसल ये खबर इंटरनेशनल लेवल पर काफी चर्चित है, खास तौर पर इसलिए क्योंकि ये पूरी दुनिया के लिए है। ये सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का चुनाव है। भारत में लोगों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए प्रधानमंत्री चुनने में 1 महीने का समय लग जाता है। रिजल्ट अब सामने आ चुके हैं। मेनली नतीजे सभी की उम्मीदों से परे हैं। ये इलेक्शन रिजल्ट वास्तव में आंखें फाड़ देने वाला है। मोदी की वजह से भाजपा पार्टी ने शुरू में कहा था कि चुनाव अच्छा रहा, लेकिन वो 400 सीटों से बहुत दूर थी। ठीक है, तो हर कोई सोच रहा है कि मोदी में सत्ता को सेंट्रलाइज करने की टेंडेंसी है। आज के चुनाव की स्थिति ऐसी हो तो क्या उन्हें छोटे दलों के साथ कोalition गवर्नमेंट बनानी ही पड़ेगी? क्या इससे मोदी की सत्ता पर असर पड़ेगा? ठीक है, इस मामले पर इंटरनेशनल लेवल पर चर्चा हो रही है, लेकिन वी इन ताइवान सीम टू बी वेरी कंसर्न्ड अबाउट दिस। ये खबर बहुत ही अनकंसर्न्ड है क्योंकि हर कोई पार्लियामेंट्री रिफॉर्म की मांग कर रहा है। इसलिए ईमानदारी से कहूँ तो जब भी हम भारत के बारे में बात करते हैं तो हमने टुडे वर्ल्ड में इसके बारे में कई बार लिखा है। मैं ये भी मानता हूँ कि मुझे लगता है कि हम सभी भारत में विमेन्स राइट्स की स्थिति के बारे में बहुत अधिक न्यूज लिखते हैं। इसलिए मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आज के एपिसोड में हम रियली इस बारे में बात करेंगे कि इंडिया की ताकत कहाँ है और इंडिया के पास क्या है। शायद मोदी रियली बिकम्स अ सेलिब्रिटी। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक अ लुक फर्स्ट। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मोदी कूटनीति में अच्छे हैं, क्या वो वाकई कूटनीति में अपना रास्ता खोजने में सक्षम है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि वो यूनाइटेड स्टेट्स के समान ही प्रतीत होते हैं। लेकिन वास्तव में जब यूनाइटेड स्टेट्स ने उनसे रूस पर सैंक्शंस लगाने के लिए कहा तो उन्होंने रशियन ऑयल खरीदा, है ना? तो मैं वास्तव में जानना चाहता हूँ कि क्या मोदी में अपने रास्ते पर चलने की ताकत है। यूनाइटेड स्टेट्स ने हमेशा इस भारत को कल्टीवेट करने की उम्मीद की है। भविष्य में हम चीन के साथ जांच और संतुलन कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि ये ऐसा कर सकता है या नहीं। ये पहले राजनीतिक रूप से, फिर आर्थिक रूप से, जो हर कोई अक्सर पूछता है कि क्या भारत के लिए चीन की जगह लेना और वर्ल्ड्स फैक्ट्री बनना संभव है। भारत को एक निकनेम दिया गया है जिसे लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है। वास्तव में पृथ्वी पर लार्जेस्ट सेंट्रलाइज्ड कंट्री चीन है।
इन दोनों देशों में बहुत से लोग और बहुत बड़ी जमीन है और पॉलिटिकल सिस्टम इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि कौन सी सिस्टम सेंट्रलाइज्ड है और कौन सी डेमोक्रेटिक है, तथा डेवलपमेंट के संदर्भ में उनके दोनों स्वर कितने समान हैं, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल। ये किस तरह का डिफरेंस है? क्या इस डिफरेंस से इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट या नेशनल डेवलपमेंट को कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज होगी? मैं भी यही जानना चाहता हूं। मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि एक सेंट्रलाइज्ड कंट्री और एक डेमोक्रेटिक कंट्री के बीच कंपटीशन का नतीजा क्या होगा। अब हम आज के एक्सपर्ट लिu शिफेंग को इनवाइट करते हैं। मिस्टर लिu शिफेंग, वे करंटली नेशनल साइंस काउंसिल में सेंटर फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी, डेमोक्रेसी एंड सोसाइटी के सीईओ हैं। ठीक है, आइए सुनते हैं कि लिu चिफेंग आगे क्या कहता है। ठीक है चिफेंग, आइए बात करते हैं कि हमें ताइवान में भारत को समझने की आवश्यकता क्यों है। मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। भारत दुनिया में पहले नंबर पर है, सबसे बड़ी आबादी वाला देश, दुनिया में सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश भी है। ये बौद्ध धर्म और योग का जन्म स्थान है। ये आईटी इंडस्ट्री में मोस्ट पोटेंशियल कंट्री भी है। सो दीज पॉइंट्स शुड बी इनफ। ठीक है, चलिए भारत की कूटनीति के बारे में बात करते हैं। भारत की विदेश नीति को देखते हुए कभी कभी हम इसे ठीक से समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं कि उसने स्पष्ट रूप से यूनाइटेड स्टेट्स से बहुत सारे एडवांस्ड वेपन्स खरीदे हैं और यूनाइटेड स्टेट्स ने भी उन्हें बेचा है, और फिर उसने हाल के वर्षों में जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ सहयोग किया है। चीन और अमेरिका के बीच डिवाइडेड इस प्रतियोगिता में क्या आपको लगता है कि भारतीय टीम और अमेरिकी टीम को लेकर कोई संदेह है? मुझे लगता है कि एक बात स्पष्ट होनी चाहिए। हर कोई सोचता है कि भारत और अमेरिका के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत से भारतीय अमेरिका की केयर नहीं करते, चाहे वो पॉलिटिकल अरीना हो या खास तौर पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड जो चमकता है। हम सभी को लगता है कि भारत और अमेरिका बहुत अच्छे हैं और वे लोकतांत्रिक देश हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जब भारत की पहली बार 1947 में स्थापना हुई थी, अगर आप भारत के नाम में स्वतंत्रता शब्द पर ध्यान दें, समाजवादी, तो ये एक पॉलिटिकल पार्टी, एक पॉलिटिकल सिस्टम और फॉर्मर सोवियत यूनियन पर आधारित एक देश है। दरअसल 1991 में आर्थिक उदारीकरण से पहले भारत में एक प्लान्ड इकोनॉमी थी। इसमें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की तरह ही एक प्लानिंग कमेटी थी, जिसे उसे हर 5 साल में लागू करना होता था, एक नेशनल सेंट्रल इकोनॉमिक प्लान। इसलिए ये चीज 1991 तक लंबे समय तक डेवलप्ड होती रही। सोवियत यूनियन के पतन के कारण इसने अपना रोल मॉडल खो दिया, इसलिए इसे उदारीकरण शुरू करना पड़ा। इसलिए उदारीकरण में वास्तव में भारत को कुछ समय लगा, और फिर भारत का वास्तव में इतिहास रहा है कि उसने न केवल सोवियत संघ से सहायता स्वीकार की, बल्कि 1971 में तीसरे भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान हर कोई वास्तव में भूल गया कि यूनाइटेड स्टेट्स वास्तव में पाकिस्तान का सहयोगी था। अब तक यदि आप यूनाइटेड स्टेट्स के बिल को देखते हैं तो ये कहता है कि पाकिस्तान नाटो के समान स्तर का सहयोगी है। वे आज भी वही हैं। इसलिए जब यूनाइटेड स्टेट्स पाकिस्तान का समर्थन करता है तो भारत वास्तव में मॉस्को पर निर्भर करता है। इसलिए वास्तव में यूनाइटेड स्टेट्स के प्रति भारत की सतर्कता 1947 से लेकर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना के बाद 1991 तक मौजूद रही है। अब भी भारत में पुराने जमाने के राजनीतिक और आर्थिक या एकेडमिक सर्कल्स में अभी भी अमेरिका को लेकर संदेह भरा हुआ है। इसीलिए पिछले कुछ सालों में भारत और अमेरिका के बीच संबंध बेहतर हुए हैं। बेशक द एलिफेंट इन द रूम अंग्रेजी में है, लेकिन क्योंकि भारत हाथी है, इसलिए उसे जो ड्रैगन इन द रूम की बात करनी चाहिए। दरअसल सबसे बड़ी वजह यह है कि चीन को अमेरिका के साथ मिलकर चलना है। इसका मतलब है कि उसे पता है कि खास तौर पर इंडो पैसिफिक रणनीति बनने के बाद वो इस क्षेत्र में चीन से मुकाबला कर सकता है। इसलिए भारत के पास सिर्फ अमेरिका है। अगर आप उनसे पूछेंगे तो वे कहेंगे कि हम कुछ प्रैग्मेटिक चीजें कर रहे हैं, या इंटरनेशनल रिलेशंस में रियलिज्म नाम की कोई चीज है, जिसका मतलब है कि देशों के बीच गठबंधन वास्तव में अपने हितों को बढ़ाने के लिए है और इसका आइडियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। सोवियत यूनियन के साथ संबंध हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं, इसलिए इंडिया अब इस तरह की रियलिस्ट डिप्लोमेसी अपना रहे हैं। कह रहे हैं कि इंडिया वही काम करते रहेंगे जो उनके लिए फायदेमंद है। उदाहरण के लिए वास्तव में भारतीय विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर हैं, जिन्होंने एक बार यूनाइटेड स्टेट्स के साथ डिस्कशन की थी, या मैंने यूरोपीय पक्ष को थोड़ा सा जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि यूरोप एक दिन में उतना तेल इस्तेमाल करता है जितना इंडिया एक महीने में रूस से इंपोर्ट करते हैं।
इसलिए अब इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स से निपटने के लिए इस पद्धति का उपयोग कर रहा है। मैं जानता हूं कि मोदी इंटरनेशनल स्टेज पर रहे हैं, उनकी एम्बिशंस बहुत बड़ी हैं। मोदी भारत को फर्स्ट क्लास पावर के लेवल पर पहुंचाना चाहते हैं। मैं इस बारे में बात करना चाहता हूं कि भारत की राजनीतिक क्षमताएं क्या हैं और वो वर्ल्ड क्लास पावर बनने के लिए ऐसा क्या कर सकता है। ऑफ कोर्स, जब भारतीय बोलते हैं तो हम बहुत सीधे होते हैं और कहते हैं कि हमें छूट देनी चाहिए, चाहे वे रिक्रूटिंग इन्वेस्टमेंट कर रहे हों या कुछ पॉलिटिकल ओथ्स ले रहे हों। बेशक भारत के पास वर्ल्ड पावर बनने की कंडीशंस हैं, लेकिन अब इसके सामने आने वाली बाधाएं इससे भी बड़ी हैं। वास्तव में ये कोई आसान रास्ता नहीं है। भारत वर्ल्ड पावर बनना चाहता है। ऑफ कोर्स देयर आर मेनी अदर्स और इंडिया हैज सफिशिएंट पोटेंशियल, स्पेशली इन द ग्लोबल साउथ। मुझे लगता है कि मोदी के लीडर ऑफ द साउथ बनने की संभावना अधिक है, क्योंकि भारत का अपना डेवलपमेंट मॉडल वास्तव में दक्षिण के खिलाफ है। देश आकर्षक है क्योंकि अन्य उन्नत देशों से टॉप डाउन असिस्टेंस में अक्सर कुछ अतिरिक्त शर्तें शामिल होती हैं, जैसे कि ये कहना कि आपको अपनी पॉलिटिकल सिचुएशन में सुधार करना चाहिए, या आप भ्रष्ट हैं, या कुछ अदर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स किए जाने चाहिए। लेकिन भारत में मूल रूप से ऐसी आवश्यकताएं नहीं हैं। इसलिए इंडिया इस संबंध में चीन के समान है। इंडिया चीन से अलग है। मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति इन दक्षिणी देशों, विशेष रूप से अफ्रीकी देशों को एक्सेप्टेबल है। चीन और अफ्रीका के लोगों की सोच में बहुत डिफरेंस है। चीनी लोग दूसरों को ये आभास देते हैं कि वे बहुत ही लीन और एफिशिएंट हैं, लेकिन भारत में उनके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के कारण भारत की पॉलिटिकल कल्चर रिलेटिवली केओटिक है और इंडिया अव्यवस्था को सुलझा सकते हैं। अलग अलग लोगों के साथ व्यवहार करते समय वे अधिक धैर्यवान भी होते हैं। मुझे लगता है कि ये अफ्रीका और अफ्रीकी देशों के साथ उनके संबंधों में एक फायदा होगा। ऐसा करने में मुझे लगता है कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, जैसा कि हमने अभी उल्लेख किया है, भारत के मास्को के साथ संबंध इतिहास में काफी करीबी थे। इसलिए भारत मूल रूप से अपनी दोस्ती की बैंक बुक का उपभोग कर रहे हैं। इसलिए उनके और रूस के बीच की दूरी धीरे धीरे बहुत दूर हो गई है, क्योंकि जब उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स से हथियार खरीदना शुरू किया तो रूसी पक्ष को वास्तव में कुछ आपत्तियां थीं, लेकिन भारतीय पक्ष उन्हें बताएगा कि हम आपसे तेल भी खरीदते हैं और आपके हथियार मूल रूप से हमें समर्थन देने का कोई तरीका नहीं है, इसीलिए हमें यूनाइटेड स्टेट्स से खरीदना पड़ा। और फिर आप हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगे और फिर यूरोप से बात करेंगे। ऑफ कोर्स भारत के कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज के साथ काफी अच्छे संबंध हैं। भारत और जर्मनी के बीच कोऑपरेशन भी बहुत अच्छा है। इसीलिए जर्मनी और फ्रांस के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं वो बेसिकली यूरोपियन यूनियन के देशों द्वारा महारत हासिल की जा सकती है। फिर निश्चित रूप से यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, यानी लोकतंत्र के मामले में उनकी एक आम भाषा है। हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स, विशेष रूप से वर्तमान बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, वास्तव में भारत के लोकतंत्र को स्वीकार नहीं करता है। विशेष रूप से सरकार में कुछ लोग, उन्हें लगता है कि कई समस्याएं हैं। यूनाइटेड स्टेट्स और भारत के बीच कोऑपरेशन का फोकस इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर है, जो सेमीकंडक्टर से लेकर नेट जीरो से लेकर कुछ डिफेंस टेक्नोलॉजी प्रमुखों तक है। ये वास्तव में यूनाइटेड स्टेट्स और भारत के बीच कोऑपरेशन का फोकस पॉइंट है। मुझे लगता है कि यूनाइटेड स्टेट्स इस बार बहुत प्रैक्टिकल है। उन्होंने भारत की सही पहचान की है। आइडियोलॉजी के संदर्भ में कुछ लोग यूनाइटेड स्टेट्स के करीब होने की परवाह कर सकते हैं, इसलिए वे विशेष रूप से भारत पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वे जो चाहते हैं वह ये है कि यदि आप इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज या रिलेटेड टेक्नोलॉजीज से शुरू करते हैं तो ये उतना कंट्रोवर्शियल नहीं है और आप एक तरफ चीन का सामना कर सकते हैं। आपको इतना प्रोवोकेटिव होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी ओर आप ये भी कह सकते हैं कि ये भारत में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का एक तरीका है, इसलिए ये बहुत अच्छा है। वेल, चीन और भारत के बीच ऑफ कोर्स हमने पिछले कुछ वर्षों में न्यूज देखे हैं। मैंने इंडियन बॉर्डर फोर्स को सीमा पर मारपीट और पत्थरबाजी करते देखा और यहाँ तक कि लोगों को पीट पीट कर मार डाला। ये वास्तव में बहुत तनावपूर्ण लग रहा था। तो क्या चीन और भारत के बीच ये तनावपूर्ण संबंध लंबे समय से ऐसा ही है, या ये पिछले कुछ वर्षों में और अधिक गंभीर हो गया है? ऐसे स्ट्रेटेजिक प्रेशर में सीमा पर कोई भी कार्रवाई बहुत तनावपूर्ण हो जाएगी। इसीलिए हमने देखा कि जून 2020 में 15 तारीख को गलवान घाटी में दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडों और पत्थरों से संघर्ष हुआ। अब हम भारत और चीन के बीच तनाव के सोर्स को जानते हैं। क्या भारत में चीन का विरोध करने की ताकत है? वो कर सकता है।
सबसे पहले सेना के बारे में बात करते हैं। सेना के लिए ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस हिस्से के बारे में बात कर रहे हैं जो सीमा पर है। दोनों पक्षों के बीच गतिरोध को बहुत दूर नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि इंडियन आर्मी वास्तव में लंबे समय से सीमा पर बातचीत करते रहे हैं। इसे एक पुराना प्रतिद्वंद्वी माना जाता है, लेकिन अब भारतीय पक्ष चीन है। वास्तव में इंडियन आर्मी एक्चुअल कंट्रोल की बॉर्डर लाइन पर कुछ सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक विलेजेस का निर्माण करेंगे, जो एक बहुत ही नया डेवलपमेंट है, और फिर सभी ग्रामीणों को चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी के रूप में डिस्गाइज कर देंगे। ये उनकी कंपैरिजन है। देखभाल और हाल ही में J-20 को फ्रंट लाइन में स्थानांतरित कर दिया, इसलिए भारतीय पक्ष ने फ्रांस से कुछ राफेल लड़ाकू विमान खरीदे, जो तीसरी पीढ़ी के लड़ाकू जेट हैं, और उन्हें पहले गियर के रूप में इस्तेमाल किया। मुझे लगता है कि उन्हें इस पहलू में ठीक महसूस करना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि यूनाइटेड स्टेट्स आएगा। समर्थन, इसीलिए ये कोई समस्या नहीं है। बेशक इंडियन ओशन रीजन में चाइनीज पीपल्स लिबरेशन नेवी आर्मी ने भी वहां काम करना शुरू कर दिया है। पास्ट फ्यू इयर्स में, वास्तव में, विशेष रूप से कोविड के बाद, फिर बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट के बाद, और अब चीन जब भारत के साथ ताकत की तुलना बड़ी और बड़ी होती जा रही है, वास्तव में मुझे लगता है कि भारत अब यहाँ बहुत स्टेबल है। चलिए इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। सबसे पहले भारत की बात करते हैं। मॉडर्न इकोनॉमी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? भारत में हमेशा से सर्विस इंडस्ट्री का बोलबाला रहा है। अगर इसकी आबादी 1.4 बिलियन है, तो उनमें से लगभग 30% लोग वास्तव में अंग्रेजी बोल सकते हैं। इस मामले में यह अभी भी 400 मिलियन है। यह वास्तव में संभव है क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है और इसके कई फायदे हैं। डाइवर्सिटी भी एक एडवांटेज है। यह शायद एक नेसेसरी एडवांटेज है। अगर आप यहाँ खुश नहीं हैं, तो आप दूसरे राज्यों में जा सकते हैं, और उनकी आबादी भी हमारी आबादी से कम नहीं है। जब मैं भारत गया तो मुझे वास्तव में लगा कि भारत की आबादी बहुत बड़ी है, लेकिन यहाँ बहुत सारे गरीब लोग हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या कम समय में गरीबी से छुटकारा पाना संभव है। तो सबसे पहले रिकली जेवी ने लिखा है कि जब होस्ट ये मेंशन करता है कि इंडिया चाइना को सप्रेस कर पाएगा कि नहीं, तो उनके आंखों में जो होपफुल लुक था वो उनके क्लियर स्टुपिडिटी को दर्शाता है। उसके बाद चोंगलिन 293 ने कमेंट किया कि ये आंटी सोचती है कि उनकी बाप की मर्डरर चाइना है। दिस आंट एस्टिमेट्स दैट चाइना इज द मर्डरर ऑफ हर फादर। जब वो रात को बिस्तर पे सोने जाती है, शी प्रोबेबली ड्रीम्स अबाउट द कोलैप्स ऑफ चाइना। उसके बाद यू शेनचाई 2466 ने कमेंट किया कि एज लॉन्ग एज यू आर ए ताइवानीज जो कि इंडिया की डेमोक्रेसी को समझते हैं, यू विल नॉट बी प्राउड एट ऑल ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। इंडिया की इलिटरेसी रेट इतना हाई है कि बहुत सारे जगह में वोटिंग को सिर्फ सिंबल से रिकॉग्नाइज किया जाता है, वो लोग पढ़ भी नहीं सकते। इसके अलावा रिच और पुअर के बीच जो गैप है वो भी प्रॉब्लम बहुत सीरियस है, और मोदी एथनिक और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स को हाइप कर रहे हैं। ये एथनिक डाइवर्सिटी इंडिया की स्ट्रेंथ नहीं बल्कि इंडिया की कमजोरी है। और तो और इंडिया इज इनएक्सप्लिकेबली कॉन्फिडेंट एंड एरोगेंट। इफ इंडिया राइजेस देन इट विल बी इवन मोर एग्रेसिव देन चाइना। अगर इंडिया राइज करता है तो वो चाइना से भी ज्यादा एग्रेसिव होगा। इनफैक्ट अभी भी इंडिया खुद को इतना पावरफुल मानता है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा में असैसिन्स भेजते हैं उनके दुश्मनों को मारने के लिए। इवन नाउ दे डेयर टू सेंड स्टेट असैसिन्स टू यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा टू किल पीपल। इनफैक्ट मैंने इंडिया की एक स्ट्रीट इंटरव्यू भी देखा है, और सारे लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि सिर्फ अमेरिकन्स के इंग्लिश पे एक्सेंट होता है। व्हेन द यूनाइटेड स्टेट्स सपोर्ट्स इंडिया, दे विल डोमिनेट द एक्सेंट इन द इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड। इंडिया किस तरीके से इंग्लिश के जरिए भी पूरे दुनिया में डोमिनेट कर सकता है, इसका रिसेंट एग्जाम्पल है हनुमान काइंड का जो न्यू सॉन्ग है, वो इस तरीके से इंडिया में पॉपुलर हुआ। उसका रिसेंट एग्जाम्पल है हनुमान काइंड का रिसेंट रैप सॉन्ग, जो कि पूरे दुनिया में अभी डोमिनेट कर रहा है। और रही बात एथनिक वायलेंस की, तो बहुत लोगों को मणिपुर के बारे में तो पता है, लेकिन बहुत लोगों को बोरोलैंड के बारे में पता नहीं है। यहाँ पे कांग्रेस की जब सरकार थी तब बहुत सारे रेबल्स थे और वो भी अपने कॉज के लिए ही लड़ रहे थे, लेकिन उस टाइम पे कांग्रेस के टाइम पे इतने एथनिक वायलेंस थे इसीलिए क्योंकि सेंट्रल जो रूल था, पुलिस फोर्सेस, आर्मी फोर्सेस, ये बहुत ही कमज़ोर थे। तो मैं जब भी पूछता हूँ कि पहले इतना खून खराबा होता था, अभी कैसे शांति अचीव हुआ वहाँ पे, तो बीजेपी आने के बाद वहाँ पे सेंट्रल फोर्सेस इतना स्ट्रांग हो गया कि एथनिक वायलेंस जो था वो बिल्कुल कम हो गया, क्योंकि जो इतना खून खराबा करते थे वो सेंट्रल फोर्सेस से डरने लगे। एक तो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो एस्टैब्लिश किया, और दूसरी तरफ जो भी
खून खराबा या फिर कोई भी किसी भी टाइप का झमेला, किसी भी टाइप की लड़ाई फाइट करते हैं, उनके खिलाफ पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने लगी। पहले मैंने बहुत सारा स्टोरी ऐसे सुना कि कमिश्नर वगैरह ये सब कुछ नहीं मानते थे, उनको ही बम से उड़ा देते थे। तो इस लेवल का जो है डेयरिंग थे वो लोग। लेकिन जब बीजेपी सरकार आई तो सेंट्रल रूल और सेंट्रल जो फोर्सेस है इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया कि वो करने की किसी की साहस नहीं रही। तो इस तरीके से वहाँ पे एथनिक वायलेंस ख़त्म हुआ। अगर बीजेपी गवर्नमेंट ये बोडोलैंड पे कर सकता है तो मणिपुर में क्यों नहीं कर पाया, दैट इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। मुझे पता है कि एथनिक वायलेंस को एक वीडियो में मैं देख रहा था कि ये जो है मोदी गवर्नमेंट लेट लूज़ किया है मैती ग्रुप्स को, ताकि वो कुकी इन्फिल्ट्रेटर्स को जो है खुद ही जो मैती ग्रुप्स पॉपुलेशन है वो एक्सपेल कर पाए। लेकिन मैती पॉपुलेशन जो है वो खुद ये करने में पूरे तरीके से सफल नहीं हो पा रहे, क्योंकि बहुत सारे वेपन्स जो है बाहर के देश उन्हें सप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को, मोदी गवर्नमेंट को जो चीज़ बोडोलैंड में किया था वही मणिपुर में करना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल रूल जो है, पुलिस, मिलिट्री, इन सबको इतना स्ट्रांग करना चाहिए और इनको इतनी खुली छूट देना चाहिए मणिपुर में कि जो भी ये इन्फिल्ट्रेटर्स है वो उनके रूह जो है कांपे कुछ भी ऐसे वायलेंस करने से। एनीवेज, बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट की ओर। उसके बाद बोवान 5014 ने कमेंट किया कि द रीजन वाई इंडिया इज एबल टू हैव बोथ साइड्स, इंडिया दोनों साइड बैलेंस करके इसीलिए चल पा रहे हैं, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ इट्स ओन स्ट्रेंथ। इंडिया अपने स्ट्रेंथ के लिए दोनों साइड बैलेंस कर पा रहा है, ऐसी बात नहीं है। बट द एक्चुअल रीजन इज कि वेस्ट जो है चाइना से बहुत डरते हैं, इसीलिए इंडिया दोनों साइड बैलेंस करके चल पा रहे हैं। द रीजन वाई इंडिया इज एबल टू हैव बोथ साइड्स टुडे इज नॉट बिकॉज ऑफ इट्स ओन स्ट्रेंथ बट बिकॉज ऑफ द वेस्ट फियर ऑफ चाइना। उसके बाद 11WF ने कमेंट किया कि होस्ट ये कहना चाहती है कि इंडिया हैज़ अ चांस टू सरपास चाइना, इंडिया चाइना से ज़्यादा ताकतवर बन सकता है, इट कैन कम्पीट विद चाइना एंड इट कैन सपोर्ट ताइवान एज वेल एज यूनाइटेड स्टेट्स एंड जापान। इंडिया सिर्फ ताइवान को ही नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स और जापान को भी सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन एक्सपर्ट का कहना है नो, इट डजंट वर्क। उसके बाद यूजर एक्साई ने कमेंट किया कि ये होस्ट जो है ये एक्सप्लोर नहीं करना चाहती है कि इंडिया कितना डेवलप कर सकते हैं। शी डज नॉट वॉन्ट टू एक्सप्लोर द डायरेक्शन ऑफ इंडियाज पॉसिबिलिटीज एंड पोटेंशियल डेवलपमेंट, बल्कि उसे जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, वेदर इंडिया कैन बिकम चाइनाज ओपोनेंट। यही कारण है कि हम ताइवान पे मर्सी नहीं दिखा सकते, उन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा और हम ताइवानीज लोगों पे दया बिल्कुल भी नहीं दिखा सकते। उसके बाद टाइनी यॉर्कर ने कमेंट किया कि हर बार जब मैं ये हेडलाइन देखता हूँ कि इंडिया चाइना को रिप्लेस कर सकता है और चाइना को सरपास कर सकता है एज अ वर्ल्ड्स फैक्ट्री, मुझे बहुत हंसी आती है। उसके बाद 100 जाई ने कमेंट किया कि अगर इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया की पावर सप्लाई और वाटर सप्लाई पूरे देश में इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाया तो फिर इंडिया राइज करने से बहुत दूर है। उसके बाद यूजर GX ने कमेंट किया कि इंडिया की GDP सिर्फ दोनों ही चीज़ से चलते हैं और वो है इंडिया की चीप लेबर एक्सपोर्ट और टेलीफोन स्कैम्स और टेलीफोन फ्रॉड्स। इंडिया चाइना को कैचअप करने के लिए ऐसे GDP ग्रोथ के टेक्निक्स अपनाते हैं, विच शोज दैट पीपल इन इंडिया आर क्रेजी। इंडिया, सबसे पहले तुम वियतनाम की पर कैपिटा GDP, पर कैपिटा इनकम जो है वो टच करके दिखाओ, उसको रीच करके दिखाओ, उसके बाद चाइना की बात करना। उसके बाद जोसेफ लिऊ 642 ने कमेंट किया कि 1986 में इंडिया ने चाइना को इन्वेड किया था, इट वॉज सितंबर, और चाइनीज आर्मी वॉज डिटरमाइंड टू फाइट बैक। चाइनीज आर्मी ने मोबिलाइजेशन का ऑर्डर दिया और 2 मिलिट्री रीजन्स में मोबिलाइजेशन हुआ। मैं उस वक्त बीजिंग में था और वॉलंटियर्स रिक्रूट करने में मैं भी सहयोग कर रहा था और हम जैसे कई सारे वॉलंटियर्स वहाँ पे ज्वाइन किया और ख़ास करके जिन वॉलंटियर्स को इंग्लिश पता है उनको रिक्रूट किया जा रहा था। मेनी ऑफ अस साइंड अप। उसके बाद जब सोवियत यूनियन ने इंडिया को इन्फॉर्म किया अपने सैटेलाइट इमेजेस के जरिए कि चाइना सोल्जर्स मोबिलाइज कर रहे हैं और गैदर कर रहे हैं इंडिया को फाइट बैक करने के लिए, इंडिया वॉज अफ्रेड और इंडिया ने रिट्रीट कर लिया। उसके बाद की हुएंग ने कमेंट किया कि ये सब डेमोक्रेसी वगैरह ये सब बेकार बकवास है। डेमोक्रेसी का लॉजिस्टिक्स, प्रोडक्शन चेन, प्रोडक्टिविटी, इससे कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट लॉन्ग रन में इंडिया को हमेशा डेमोक्रेसी ने हर्ट ही किया है और इंडिया रिसेंटली मोदी गवर्नमेंट के अंडर बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है, बहुत रैपिडली रिसेंट ईयर्स में डेवलप हुआ है, क्योंकि बीजेपी जो है समवॉट ऑथोरिटेरियन है इन देयर अप्रोच, इसीलिए डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाया है। उसके बाद मूट 2046 ने कमेंट किया कि ज़्यादातर लोग इंडिया को US मीडिया के नज़रिए से देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नाइव और इग्नोरेंट है। द US मीडिया ऑफन डेलिबरेटली फेल्स टू मेंशन इंडियाज इन्वॉल्वमेंट इन स्मॉलर सराउंडिंग कंट्रीज। US मीडिया जानबूझ के इंडिया का जो रोल है अपने सराउंडिंग कंट्रीज में वो मेंशन नहीं करता है और इंडिया जो है पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली
बहुत सारे देशों में एक्टिव रोल निभाता है, जैसे कि नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। उसके बाद ब्रायन ने कमेंट किया कि दिस एपिसोड इज प्रोबेबली माई बिगेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया बिसाइड्स करी, योगा, सिंगिंग एंड डांसिंग। उसके बाद डोंगुओ ने कमेंट किया कि इंडिया एक बहुत ही स्पेशल देश है एंड इट कैन नॉट बी इवेल्युएटेड यूजिंग एनी नैरेटिव लॉजिक यूज्ड टू इवेल्युएट इन एनी अदर कंट्री। जिस लॉजिक और नैरेटिव से आप दूसरे देशों को इवेल्युएट करते हैं, इंडिया को आप वैसे इवेल्युएट नहीं कर सकते हैं, स्पेशली फ्रॉम ए पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, क्योंकि इंडिया की जो डिसीजन है वो ऑफन इंडिपेंडेंट होते हैं एंड इंडिया इज ट्रूली एन इंडिपेंडेंट कंट्री। उसके बाद वैंकूवर राइट ने कमेंट किया कि अगर आपको ये देखना है कि नरक कैसा होता है, इफ़ यू वॉन्ट टू नो वॉट हेल लुक्स लाइक देन जस्ट गो टू इंडिया। उसके बाद अर्नेस्ट लिन 8804 ने लिखा है कि रिगार्डिंग द राइज ऑफ इंडिया, ये जो इंडिया की राइज की स्टोरी है, ये ऑफन वेस्टर्न मीडिया में टाइम एंड अगेन डिस्कस होता रहा है। हर 2-3 साल बाद ये टॉपिक आ जाता है और वेस्टर्न मीडिया ये डिस्कस करता है। लेकिन अगर इंडिया को सच में पावरफुल बनना है, इंडिया अगर सच में टॉप में राइज करना चाहते हैं, तो इंडिया को इंडियन ओशन के थ्रू ब्रेक थ्रू अचीव करना पड़ेगा। और अगर इंडिया इंडियन ओशन के थ्रू ब्रेक थ्रू अचीव करता है तो उसका सबसे पहला एनिमी होगा यूनाइटेड स्टेट्स, ना कि चाइना। तो अगर इंडिया को टॉप में राइज करना है तो इंडिया को ये सोचना चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट्स से कैसे लड़ाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, कमेंट का सिलसिला आज यहीं पे खत्म करूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।